मैं जैसे आप सभी विद्यार्थियों को समझ फिर से एमबीए क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग ब रसायन शास्त्र से पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से पार्ट 4 लेकर के उपस्थित हूँ। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बना दिया है। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो जो भी विद्यार्थी और 10वीं क्लास की एग्जाम की तैयारी करते हैं और उनके एग्जाम 2024 में है, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सभी प्रश्नों की व्याख्या की जा रही है, सभी प्रश्नों की पोस्टमार्टम की जा रही है, तो जरूर सभी प्रश्नों को ध्यान से समझेंगे। आज हम लोग पार्ट 4 में जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। हमने पार्ट 3 में जो बनाया था वह भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला ही वीडियो था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। आप जरूर उस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी जो है आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना समझ में आएगा। और हमने बोला था पार्ट 3 में कि मैं इसका एक और वीडियो लेकर के आऊंगा, पार्ट 4, जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला ही होगा। तो मैंने उस वीडियो को मैं लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो आशा करते हैं कि आप जो है जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जरूर मेरी बातों को समझिएगा। और जो भी बच्चों ने पार्ट 3 देखा है उसमें बहुत सारे कमेंट उन्होंने लिखा है कि सर आप जो बताते हैं हम लोग बड़ी मजा आता है समझने में। तो उन सभी बच्चों को, सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आप इतना ही प्रेम, ऐसा ही प्यार स्नेह बनाए रखिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको जरूर समझ में आएंगे सभी चीजें। आप बोलते हैं कि सर, आप सभी बच्चे बोलते हैं हमको कि सर आप जो पढ़ाते हैं हम लोग को पढ़ते समय, देखते समय याद हो जाता है। तो एक खुशी होती है कि चलिए हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चे हमें इतना प्रेम और स्नेह देते हैं, तो आप सभी को बहुत सारा प्रेम और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। आप ऐसे ही मन लगा कर पढ़िएगा तो आपको जो है जरूर आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाइएगा, है ना। और आप ऐसा करते हैं तो हम चार्ज हो जाते हैं, हम मोटिवेट हो जाते हैं आपसे। और देखिए ड्यूटी करने के बाद भी कुछ समय जो मिल पाता है तो मैं आपके लिए समर्पित हो जाता हूँ। तो आपका ये प्रेम और स्नेह है और आपका मोटिवेशन ही है जो हमको इतना चार्ज कर देता है। चलिए आशा करते हैं कि आप सभी बच्चे जो है हमें ऐसा ही प्रेम देते रहिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं आज के सेशन का, यानी पार्ट 4 में रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे और कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे मैं बता रहा हूँ। और यही सब प्रश्न, मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जरूर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को समझते हैं और आप जरूर पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। और दूसरी चीज है कि आप जो है मन लगाकर पढ़िए और कॉपी किताब लेकर बैठिए। जब भी वीडियो देखते हैं, है ना, तभी आपको समझ में आएंगे और उसको नोट करते चलिएगा तो आपका नोट्स भी बन जाएगा, है ना। बहुत आसान तरीका से मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ, मैथ भी पढ़ाऊंगा, सोशल साइंस और हिंदी भी, बहुत सारे सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, है ना। चलिए अभी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने फिजिक्स का भी बहुत सारे चैप्टर बताया है, पार्ट 6 तक फिजिक्स में हमने पढ़ा दिया है, तो उसको भी जाकर देखिए। बायोलॉजी भी पढ़ाए हैं। अभी केमिस्ट्री सोच रहे हैं कि एक दो चार वीडियो डाल देते हैं, उसके बाद फिर बायोलॉजी का बनाएंगे, फिर मैथ भी बनाएंगे। तो कन्फ्यूजन नहीं, भागना नहीं, सभी चीज को समझना है। चलिए तो अभी जो हम लोग शब्द समीकरण क्या दिया गया है इस सेशन में, यानी पार्ट 4 में जो है, सीरीज 4 में जो है हम लोग क्या सीख रहे हैं, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में हम लोग आज क्या सीखेंगे, तो यहाँ पे देखिए एक शब्द समीकरण दिया गया है। आपके एग्जाम में शब्द समीकरण दे देता है, कहता है कि इसका कंकाली समीकरण लिख करके इसे संतुलित कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको शब्द समीकरण देने के बाद से जो है कंकाली समीकरण लिखना ही नहीं आता है। क्यों नहीं लिखने आता है, इसका कारण है कि आप जो है न तत्व का संकेत आपको पता है, न आप किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र को आपको पता है। तो जरूर आप सभी बच्चे रासायनिक सूत्र को याद कीजिए, तत्व के संकेत याद कीजिए, परमाणु संख्या याद कीजिए, तभी जो है आप आसानी से जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख जाएंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कोई भारी नहीं है, बहुत हलवा है, आसान है। अगर आप पार्ट 3 देखें तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं, बहुत ईजी। और मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ तो वो और आसान आपको लगेगा। तो आपको कंफ्यूजन नहीं है, घबराना नहीं है ना। आप समझिए, बातों को समझिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको याद कीजिए। बहुत सारे सूत्र का वीडियो हमने बना दिया अपने चैनल पे, हमने उसको मैं प्ले लिस्ट में डाल दे रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। तो जो संकेत होते हैं किताब में आपके दिए रहते हैं उसको याद कीजिए, आप आसानी से जो है सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि तो हम उसका वीडियो भी बना देंगे, तत्व के जो संकेत हैं, परमाणु संख्या, उसका वीडियो बना देंगे। बहुत जितने भी रासायनिक यौगिक हैं उनके जो रासायनिक सूत्र उसका भी हमने 2 वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख लीजिए।
नहीं याद हो रहा है तो फिर कहिएगा कि सर फिर बना दीजिए, तो मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप ध्यान से समझिए, याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, समझते हैं। बात बहुत होगी आपसे। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, और उसमें कौन सबसे पहला प्रश्न है। तो प्रश्न है कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन इज गोइंग टू जल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। हम जादुई ट्रिक से कैसे आपको बहुत आसान से बहुत कम समय में कैसे उसमें संतुलित कर लेंगे, अभी हम समझा रहे हैं। आसान तरीका है, आपको समझा रहे हैं। ट्रिक क्या है, बस आपको समझ लेना है। आप समझ गए तो समझिए कि आपको आसान लगेगा, ललित लगेगा, बहुत इजी लगेगा, हल्का लगेगा, है ना। ध्यान से समझिए। तो शब्द समीकरण क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन इज गोइंग टू जल प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न पूछता है, यह प्रश्न 2 नंबर का भी पूछ देता है कभी कभी, कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है। हमने क्या कहा कि यहाँ पे सभी प्रश्नों की पोस्टमार्टम की जाएगी। आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे मैं वो चीज बता दूंगा, आप आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न आएंगे, किस तरह से एग्जाम में घुमा के आपको पूछेगा प्रश्न, ये सभी चीजें यहाँ पे समझाई जाएगी। तो जरूर पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं आप, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करते हैं कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आप जो भी बोलते हैं, आप इतना प्रेम और स्नेह देते हैं कि मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ और आप लोग भी मोटिवेट होइएगा। मैं पक्का बताता हूँ, मैं जो पढ़ाऊंगा वो जरूर एग्जाम में आएंगे और आपको वो सभी चीज़ समझ में आएगी जब मैं समझाऊंगा, तो बहुत ईजी लगेगा इस यह सेशन। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो प्रश्न पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है। तो आप बताइएगा जल बनाता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद से जो संतुलित समीकरण है उसको लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, है ना। चलिए हम लोग आप समझते हैं समीकरण को संतुलित करते हैं। ये शब्द समीकरण दिया गया है, तो आपको क्या लिखना है, कंकाली समीकरण लिखना है। कंकाली समीकरण को हम लोग ढांचा समीकरण भी बोलते हैं। हमने आपको एक चीज बताया था कि जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक एलएचएस होता है और दूसरा आरएचएस होता है। याद रखिएगा, हमने पार्ट 3 में ये बात बता दी है, तो उस चीज को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, पार्ट 3 वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो एलएचएस जो है लेफ्ट हैंड साइड होता है और आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड होता है। तो इस शब्द समीकरण में ये 2 पार्ट होते हैं, ये एलएचएस है और ये पार्ट जो है वह आरएचएस है। बात समझ में आ गया। इतना से इतना जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है यह एलएचएस है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, और ये पार्ट जो होता है यह आरएचएस है, इसको राइट हैंड साइड करते हैं। ये बातें समझ में आ गई। इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अभिकारक को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्रियाकारक कहते हैं, और उत्पाद को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्रियाफल कहते हैं। तो इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा, है ना। उसके बाद बीच में हम लोग एक एरो चिन्ह से दर्शाते हैं जिसको हम लोग इज गोइंग टू भी बोल सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। ये बातें समझ में आ गई तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। हो गया, इतनी बातें समझ में आ गई ना। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या लिखेंगे, इसमें कंकाली समीकरण लिखेंगे। तो कंकाली समीकरण में क्या दिया है, सब समीकरण में हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, H2S होता है, हमने H2S लिख दिया। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2 होता है, तो O2 लिख दिया। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, तो H2O लिख दिया। प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, SO2 होता है, तो SO2 लिख दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। यह आपका क्या हो गया, कंकाली समीकरण हो गया। कहाँ भारी है भाई, पढ़ लेना है, देख के लिख देना है। सूत्र नहीं याद है तो याद कीजिए, है ना। सूत्र याद कर लीजिएगा, आसान लगेगा, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र H2S होता है, ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है, जल का सूत्र H2O होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2 होता है। अब चलिए हम लोग इसको संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को आप कैसे संतुलित कीजिएगा, तो संतुलित करने के लिए पहले जो अभिकारक है इसका एक समूह बनाइए। देखिए यहाँ पे H2S है, यह क्या है, अभिकारक है। O2 क्या है, अभिकारक है। अभिकारक किसे कहते हैं, हमने आपको पार्ट 1 में ही बताया था। ये वीडियो आप रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का वीडियो देखे होंगे पार्ट 1, तो उसमें ही हमने आपको बताया था कि अभिकारक किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, तो H2S और O2 भाग ले रहा है, तो ये क्या है, अभिकारक है। तो अभिकारक क्या करेंगे, एक समूह बनाएंगे। जैसे H2S है, तो H2S में हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, H2 कह रहा है, इसका मतलब 2 परमाणु है। सल्फर का कितना है, 1 है। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इस अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु कितनी है, तो 2 है। O2 कह रहा है, इसका मतलब 2 है। अब उत्पाद में देखिए, यहाँ पे उत्पाद में, उत्पाद किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था ना। वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ऐसी चीज हमने बताया था ना कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ उत्पाद कौन है, H2O। तो हाइड्रोजन में कितने परमाणु है, 2 है, तो 2। ऑक्सीजन में कितने, 1 है, तो 1 हो गया।
उस तरह सल्फर डाइऑक्साइड भी एक उत्पाद है। तो इस समूह में सल्फर में कितनी परमाणु संख्या है? एक है, तो एक लिख देंगे। ऑक्सीजन कितनी है? दो है, तो दो लिख दीजिए। बात समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? इसको संतुलित करेंगे, अभिकारक और उत्पाद को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे, है ना। प्रश्न पूछा है कि रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है? तो याद रखना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ये प्रश्न आता है और हमने पार्ट 1 में भी ये बातें बताई थी, पार्ट 2 में शायद बताया था ये प्रश्न का आंसर, है ना। इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इसको संतुलित करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? बड़ा मान देखते हैं, ना, कि इसमें सबसे बड़ा मान कौन है। देखिए यहाँ पे उत्पाद में ऑक्सीजन में 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन में 3 हो, यानी उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी? 3 हो गई। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन अभिकारक में कितना है? 2 ही परमाणु है ऑक्सीजन की। तो इसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई? तो गुना करेंगे ना। देखिए कैसे, यहाँ पे मान लीजिए क्या बराबर करना है, यहाँ पे 2 और हम 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? ऑक्सीजन भी 2 और यहाँ पे 2, अब यहाँ पे 2 में 2 4, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से कैसे, देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे अब इसको संतुलित करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे, तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3। यहाँ पे हम 2 से गुना करेंगे, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। नहीं समझ में आया? नहीं समझ आया, चलिए यहाँ पे समझाते हैं। तो चलिए हम समझते हैं अब इसको कैसे संतुलित करेंगे, है ना। कैसे अभिकारक एवं उत्पाद को इक्वल करेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है और एक 3 हो गया, तो इक्वल नहीं है। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन की परमाणु संख्या को बराबर करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, अगर हम यहाँ पे 3 से गुना करते हैं इसमें, तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 2 से गुना करते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और सल्फर कितना होगा? 2 गुना 1 बराबर 2। इस 2 से इस दोनों समूह में गुना होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब हम यहाँ पर गुना करेंगे तो ये जो बड़ा कोष्ठ है, ब्रैकेट में जो भी पार्ट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? गुना, उससे गुना होगा। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 से 2 दूना 4 आएगा। समझ में आ गई? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितने हो गए? 4 हो गए और यहाँ पे 1 है, तो 4 1 5 ना होगा भाई। यहाँ पे कितना है? 3 दूना 6 बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 से फिर यहाँ से गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4, यानी हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 गुना 1 बराबर 2। अब देखिए तो 2 को और 4 को 6 को, यानी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितने हो गए? 6 हो गए। कहाँ भारी? आसान तो है। उस तरह यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, यहाँ पे देखिए 6 हो गया, ऑक्सीजन भी 6 हो गया और अभिकारक में भी 6 ऑक्सीजन हो गया, उत्पाद में भी ऑक्सीजन 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया और देखिए यहाँ पे कितना है? 2 ही है। तो आप क्या करेंगे? इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया और 2 गुना 1 बराबर 2, यानी सल्फर कितना हो गया? 2 हो गया। देखिए तो यहाँ पे सल्फर 2 है, इसका मतलब अभिकारक एवं उत्पाद की परमाणु संख्या आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। इसका मतलब आपका क्या हो गया? रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे देख करके जो कंकारी समीकरण है उसको देख करके आप उतार दीजिए और जहां जहां गुना किए हैं आप जहां जहां गुना किए हैं वहां वहां उसको बैठा दीजिए। समझ में आया? देखिए यहाँ पे 2 से गुना किए हैं H2S में, यहाँ पे H2S में कितना से किए हैं? 2 से गुना किए हैं तो 2 बैठा दीजिए। यहाँ पे कितना से गुना किए हैं? 3 से ऑक्सीजन में 3 बैठा दीजिए। यहाँ पे 2 से गुना किए हैं तो 2 बैठा दीजिए। यहाँ पे 2 से गुना किए हैं तो 2 बैठा दीजिए। हो गया समीकरण संतुलित। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दूना 4, हाइड्रोजन 2 दूना 4 बराबर हो गया। सल्फर 2 गो है, देखते यहाँ पे सल्फर 2 गो है, हो गया बराबर। ऑक्सीजन 3 दूना 6, 3 दूना 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो गया। सॉरी यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना हुआ? 3 दूना 6, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 गो और 2 दूना 4, 4 गो और 2 गो 6 गो, यानी क्या हो गया? ऑक्सीजन भी 6 गो हो गया। इसका मतलब दिया गया समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना समझ में आ गया है। तो इस तरह से जो है आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। देखिए हम आपको समझा रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला वीडियो, तो स्वाभाविक है वीडियो बड़ा होगा ही, आपको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। जब समझ जाएंगे तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। 2 मिनट में बना 30 सेकंड में बना सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। करने का मतलब बढ़ते हैं, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले समीकरण को संतुलित करते हैं। और उसको हम इतना धीरे नहीं बनाएंगे, उसको फास्ट बताएंगे। ये आपको समझाने के लिए था, ये डेमो था आपका, है ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं अब आगे, बारीकी से नहीं, अब थोड़ा फास्ट से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे अगले समीकरण की ओर। ध्यान से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको उतार भी सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे।
तो अगला समीकरण क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। अगला समीकरण कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज गोइंग टू हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ये प्रश्न आता है प्रश्न एग्जाम में कि हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, तो आप बताइएगा हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। अब इसका कंकाली समीकरण क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तो H2 होता है। क्लोरीन का संकेत क्या होता है, Cl2 होता है। और हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, HCl होता है। तो ये जो है आपका कंकाली समीकरण हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। हाइड्रोजन का संकेत H2, क्लोरीन का Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl है। अब इसका संतुलित समीकरण क्या होगा, तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे इसका जो है संतुलित समीकरण क्या होगा, तो ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रब कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यह अभिकारक और यह उत्पाद आपको पता है पहले से, हमने बता दिया पहले वीडियो में। अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। और यहाँ पे जो है अभिकारक में क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। उस तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। HCl जो उत्पाद है, तो H में परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। और क्लोरीन में कितनी है, 1 है, तो 1 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। कैसे बराबर होगा अभिकारक और उत्पाद का, देखिए तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 2 है और यहाँ पे क्लोरीन की भी परमाणु संख्या 2 है। किसमें, अभिकारक में। लेकिन उत्पाद में कितना है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है और क्लोरीन की परमाणु संख्या 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 करेंगे। तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे जब 2 से गुना करेंगे तो यह सभी में होगा। ये जो ब्रैकेट में जितनी भी तत्व हैं और इनकी जितनी भी परमाणु संख्या सब में गुना होगा। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 2 हो गई, क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 हो गई उत्पाद में। अब अभिकारक में देखिए, अभिकारक में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और क्लोरीन में भी हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 है क्लोरीन के। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, जो कंकाली समीकरण है उसको देख करके उतार देंगे। जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, इज गोइंग टू HCl हो गया। हमने देख के उतार दिया। अब ध्यान देंगे कि हमने कहाँ गुना किया है। तो इस चीज को देखिए, तो हमने गुना कहाँ किया है, 2 पर, इसमें यानी उत्पाद में 2 से गुना किया है। तो जहां पे गुना किए हैं जिसमें HCl में, तो 2 से गुना किए थे, यहाँ पे 2 बैठा देंगे। हो गया आपका रासायनिक समीकरण संतुलित। कैसे देखिए, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, क्लोरीन की परमाणु संख्या 2, तो यहाँ पे भी क्लोरीन की परमाणु संख्या 2। तो हो गया समीकरण संतुलित। तो हमने क्या कहा कि अगर आप सीख जाएंगे तो आपको समीकरण को संतुलित करना आसान लगेगा, इजी लगेगा। आप 30 सेकंड में बना सकते हैं। यही तो ट्रिक है, यही तो जादुई ट्रिक है। लोग पूछते हैं कि जादुई ट्रिक क्या है। जादुई ट्रिक कुछ नहीं है, आप समझ गए तो आप बहुत इजी से 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में बना सकते हैं। दिमाग लगाना है, तुरंत बन जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले समीकरण की ओर। अब बढ़ते हैं आगे, इस समीकरण को ध्यान से समझेंगे। अभी जो है यहाँ पे 3 नंबर समीकरण जो है सब समीकरण दिया गया है। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट इज गोइंग टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। शब्द समीकरण क्या है यहाँ पे दिया गया है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे समझ लेना है प्रश्न कैसे पूछेगा एग्जाम में। तो प्रश्न पूछ देगा कि बेरियम क्लोराइड जो है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ संयोग करके क्या बनाता है। तो आप बताइएगा कि बेरियम क्लोराइड जो है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ संयोग करके बेरियम सल्फेट बनाता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। ये लिख दीजिएगा। उसके बाद इसका संतुलित समीकरण लिख दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको भागना नहीं है। सभी प्रश्नों को नोट कर लेना है कॉपी में, उसको समझ लेना है, याद कर लेना है, और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए यहाँ पे शब्द समीकरण दिया गया है, आपको कंकाली समीकरण लिखना है। तो जो शब्द समीकरण दिया गया उसको पढ़ करके कंकाली समीकरण लिख लीजिए। बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो BaCl2 होता है, तो हमने लिख दिया। प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो Al2SO4 का होल थ्राइस होता है, इज गोइंग टू। बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो BaSO4 होता है। प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो AlCl3 होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई कि बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2 होता है, एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र Al2SO4 का होल थ्राइस होता है, बेरियम सल्फेट का सूत्र BaSO4 होता है, और एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3। तो आशा करते हैं कि आपको कंकाली समीकरण समझ में आ गया। अगर आप रासायनिक सूत्रों को याद किए हैं तो आप आसानी से कंकाली समीकरण लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे संतुलित समीकरण दिया गया है। तो संतुलित समीकरण ज्ञात करना बहुत आसान है। कैसे, तो जी आपको पता होना चाहिए कि यह अभिकारक है और यह उत्पाद है। तो सबसे पहले हम लोग अभिकारक के जो समूह है उसको हम लोग लिखेंगे कि किस समूह में कितने परमाणु हैं, किस तत्व के। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए बेरियम क्लोराइड में Ba में कितने परमाणु हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो 1 है। क्लोरीन का कितना है, Cl2, यहाँ पे क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। बात समझ में आ गया। अब Al2SO4 को होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट में किसमें कितना परमाणु है, यही चीज लिखना है। जैसे Al2 है, इसका मतलब एल्युमिनियम में कितने परमाणु, 2। SO4 का होल थ्राइस, S3 यहाँ पे होल थ्राइस है, तो S की परमाणु संख्या कितनी हुई, 3 हुआ, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और O4 का होल थ्राइस, देखिए SO4 का होल थ्राइस है, तो अब ऑक्सीजन का कितना हुआ था, 4 3 12,
यानी ऑक्सीजन के कितने परमाणु हुए, 12 हुए। ये बात समझ में आ गई। बच्चा यहीं पे कंफ्यूज करता है, ये चीज याद रखिएगा, बच्चा सब यहीं पे कंफ्यूज करता है, तो ध्यान से इस बात को समझिएगा, है ना। बेरियम की परमाणु संख्या 1 हो गई, क्लोरीन की 2 हो गई, एल्युमिनियम का 2 हो गया, सल्फर का 3 कैसे हुआ, SO4 का होल थ्राइस है, इसका मतलब ये सल्फर, ये 3 जो है इस सल्फर के लिए है, इसलिए यहाँ पे 3 हो गया। ऑक्सीजन की कितना 4 3 12, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 12 हो गई। तो यह अभिकारक के लिए था। अब उत्पाद में ध्यान से देखेंगे, उत्पाद बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम में कितने परमाणु 1, सल्फर में कितना 1, ऑक्सीजन में कितना 4, देख के लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इस समूह में देखिए एल्युमिनियम का कितना है, 1 है, क्लोरीन Cl3 है, क्लोरीन की कितना है 3 है। हमने इसको क्या कर दिया, देख करके लिख लिया। आसान है, बहुत ईजी है, आप सीख जाएंगे तो बहुत ईजी आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, देखिए ऑक्सीजन की कितनी परमाणु संख्या 12 है, और यहाँ पे कितनी है 4 है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो इसमें नहीं गुना करना है, इस सब में गुना करना है। तो 3 गुने 1 बराबर 3, 3 गुने 1 बराबर 3, और 3 चौका 12। ऑक्सीजन कितना हो गया 12 हो गया, लेकिन यहाँ पे बेरियम कितना हुआ 3 हुआ, सल्फर कितना हुआ 3 हुआ। देखिए यहाँ पे बेरियम कितना है 1 ही है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। तो बेरियम में 3 से गुना करेंगे, 3 गुने 1 बराबर 3 हो जाएगा, और क्लोरीन 3 गुना 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, इतनी बातें समझ में आ गई। क्लोरीन कितना होगा 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 2 है, और यहाँ पे एल्युमिनियम कितनी है 1 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितनी है 3 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया 6 हो गया। तो आप यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तभी ना क्लोरीन 6 होगा। तो 2 गुने 1, तो दोनों में गुना होगा, इसमें भी होगा, और 3 गुना 6 इसमें भी होगा, यानी एल्युमिनियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 6 हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, देखिए तो यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2 हो गया, क्लोरीन 3 गुना 6, 3 गुना 6, तो क्लोरीन 6 हो गया। यहाँ पे देखिए तो 3 गुना 6, यानी क्लोरीन कितना हो गया 6 हो गया। उसके बाद सल्फर 3 गो है, देखिए तो यहाँ पे भी सल्फर 3 गो है, ऑक्सीजन 12 गो है, तो 4 3 12, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना हो गया 12 हो गया। इसका मतलब अभिकारक और उत्पाद आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो गया। आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ये जो कंकाली समीकरण है आप इसको देख करके क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इज गोइंग टू BaSO4 प्लस AlCl3। हमने देख करके नोट कर लिया। अब जहां जहां आपने गुना किया वहां आप बिठा दीजिए। हम BaCl यहाँ पे देखिए पहला में गुना किए हैं 3 से, तो यहाँ पे 3 बैठा दिए, ये 3 लिख दिए यहाँ पे कितना से गुना किए हैं, इसमें देखिए इस समूह में हमने कुछ भी नहीं गुना किया, छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए BaSO4 में 3 से गुना किया है, 3 बैठा देंगे। यहाँ पे AlCl3 में 2 से गुना किए हैं, तो 2 बैठा देंगे, हो गया संतुलित। कैसे, देखिए बेरियम 3 गो है, तो यहाँ पे भी बेरियम 3 गो है, क्लोरीन 3 गुना 6 गो है, देखिए यहाँ पे 3 गुना 6 गो क्लोरीन हो गया। एल्युमिनियम 2 गो है, तो देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम 2 गो हो गया। सल्फर 3 गो है, तो देखिए यहाँ पे सल्फर 3 गो हो गया। ऑक्सीजन 4 3 12 है, तो 4 3 12 ऑक्सीजन 12 हो गया। तो इस तरह से ये दिया गया समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको जो ये बातें समझ में आ गई। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। अगर आप ये चीज समझ गए तो आपको जो है बहुत आसान तरीका से अपने एग्जाम में रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले समीकरण की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको उतार लीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे चौथे नंबर समीकरण की ओर। तो चौथा नंबर समीकरण क्या है, सब समीकरण दिया है कि सोडियम प्लस जल इज गोइंग टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये दिया गया समीकरण है। आपको जो है इसका कंकाली समीकरण लिखा है, संतुलित समीकरण लिखना है ना। तो सोडियम जल के साथ संयुक्त होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। अब इसका कंकाली समीकरण क्या होगा, याद देखिए कंकाली समीकरण सोडियम का Na होता है, जल का H2O होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस होता है NaOH होता है, और हाइड्रोजन गैस H2O होता है। ये जो है आपका कंकाली समीकरण हो गया। अब इसको संतुलित समीकरण लिखना है। तो संतुलित समीकरण कैसे लिखेंगे, तो हमने आपको बताया था कि अभिकारक और उत्पाद की जो समूह है पहले उसको निकालिए कि इसमें कितने परमाणु है, सोडियम, तो Na में 1 परमाणु है तो 1 लिख देंगे। H2O जल में, हाइड्रोजन में कितने परमाणु, H2 कह रहा है, इसका मतलब 2 है। ऑक्सीजन कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे। उस तरह NaOH में, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे NaOH, तो NaOH में कितना है, तो सोडियम में एगो है, ऑक्सीजन में एगो है, और हाइड्रोजन कितना है 1 है। समझ में आया, N 1 है, O में 1 है, H में 1 है, देख लीजिए। उस तरह यहाँ पे H2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा 2 है, तो 2 लिख दिए। इतनी बातें समझ में आ गई, देख के लिख लेना है। यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है तो H2 हो गया। अब देखेंगे कि सबका मान बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, अभिकारक में, उत्पाद में देखिए 2 1 3 गो है, इसका मतलब क्या है, बराबर नहीं है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। तो इस 2 से इस पूरे समूह में गुना होगा, तो 2 गुने 1 बराबर 2, 2 गुने 1 बराबर 2, 2 गुने 1 बराबर 2, यानी सोडियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। तो हाइड्रोजन अब कितना हुआ 2 और 2 4। तो अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, यानी अभिकारक में भी, ये तो उत्पाद में 4 हो गया, तो अभिकारक में कितना चाहिए 4 होना चाहिए। तो 2 दूना 4, यानी हाइड्रोजन 4 हो गया, और ऑक्सीजन 2, एक में 2 गुने 1 बराबर 2, यानी ऑक्सीजन कितना हो गया 2। देखिए तो ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो 4 हो गया। और यहाँ पे सोडियम कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, 2 गुने 1 बराबर 2, तो सोडियम भी क्या हो गया 2, यानी अभिकारक और उत्पादक दोनों आपस में बराबर हो गए। आप क्या करेंगे इसको एक पर उतार लेंगे, Na+H2 इज गोइंग टू NaOH प्लस H2। हमने देख के उतार लिया। अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ गुना किए हैं। देखिए यहाँ पे गुना किए हैं तो यहाँ पर बैठा देंगे, फिर यहाँ पे गुना किए हैं तो फिर बैठा देंगे, यहाँ पे गुना किए हैं बैठा देंगे, यहाँ पे गुना नहीं है छोड़ देंगे। देखिए ध्यान से, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 दूना 4, तो 2 हाई हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 2 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 वाला देखो तो ऑक्सीजन 2 हो गए। इस तरह से यह समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको यह समीकरण संतुलित समझ में आ गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले समीकरण की ओर। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस समीकरण को। तो 5वां नंबर समीकरण क्या है, शब्द समीकरण यहाँ पे दिया गया है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इज गोइंग टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। बहुत आसान है, प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ संयोग करके क्या बनाता है। तो आप बताइएगा कि जिंक जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ संयोग करके जिंक नाइट्रेट बनाता है और सिल्वर का निर्माण करता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न अगर ऐसा पूछेगा तो आप बना सकते हैं। चलिए इसका कंकाली समीकरण क्या है ध्यान से समझेंगे। तो जिंक है तो जिंक का संख्या Zn हो गया प्लस सिल्वर नाइट्रेट तो AgNO3 हो गया इज गोइंग टू जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस हो गया प्लस सिल्वर Ag। समझ में आ गया, Ag का मतलब चांदी, सिल्वर समझ में आ रहा है ना, चांदी को ही सिल्वर कहते हैं। तो जिंक Zn हो गया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस और सिल्वर Ag। ये कंकाली समीकरण हो गया। अब आप इसको संतुलित समीकरण कैसे लिखेंगे। तो संतुलित समीकरण लिखने से पहले आप क्या करेंगे, अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या को इक्वल करेंगे। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे अभिकारक में Zn है तो Zn की परमाणु संख्या कितनी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट तो Ag की परमाणु संख्या कितनी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है। N नाइट्रोजन की कितनी है, यहाँ पे नाइट्रोजन की कितनी है N है तो 1 है। ऑक्सीजन कितनी है 3 है तो यहाँ पे वो 3 लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ध्यान से समझेंगे उत्पाद में भी Zn जिंक की कितनी है 1 है, NO3 का होल ट्वाइस यानी नाइट्रोजन का कितना है, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे NO3 का होल ट्वाइस इसका N ये इसके लिए है यानी 2 परमाणु, नाइट्रोजन की कितने परमाणु है 2, N यहाँ पे देखिए 2 है 2, और ऑक्सीजन का कितना है ध्यान से समझेंगे 3 दूना 6 यानी 6 परमाणु हो गया। ठीक है, और Ag का कितना है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 परमाणु हो गया। तो यही चीज आपको समझना है। अगर ये बात समझ गए तो आप आसानी से इसको संतुलित कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे किस में कितना है, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 है और यहाँ पे कितना है 6 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो ये सभी के लिए होगा। तो Ag 2 गुने 1 तो बराबर 2 हो गया, 2 गुने 1 बराबर 2 हो गया और 3 गुना 6 यानी Ag का मान भी 2, नाइट्रोजन का भी मान 2 और ऑक्सीजन का मान 6 हो गया। तो 6 हो गया बराबर। अब Ag का मान कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, आप क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे Ag का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये सिल्वर का मान 2 आ गया, सिल्वर की परमाणु संख्या 2 हो गई और यहाँ पे भी 2 है, इसका मतलब बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का हो गया, जिंक का 1 है तो जिंक हो गया, इसका मतलब क्या हो गया संतुलित हो गया समीकरण। आप क्या करेंगे इसको देख करके उतार देंगे Zn प्लस AgNO3 का NO3 इज गोइंग टू ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। अब जहां जहां गुना किए उसको उतार दीजिए। यहाँ पे AgNO3 में 2 से गुना किए हैं तो यहाँ पे 2 उतारेंगे और Ag में 2 से गुना किए हैं तो यहाँ पे भी 2 उतारेंगे, बाकी जब गुना नहीं किए तो छोड़ देंगे। अब देखिए बराबर है कि नहीं, जिंक यहाँ पे 1 है तो जिंक 1 हो गया, सिल्वर यहाँ पे 2 है तो सिल्वर यहाँ पे 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 है तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 गुना 6 है तो 3 गुना 6 हो गया। तो इस तरह से यह समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई और आपने इसको नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले समीकरण की ओर। तो चलिए हम समझते हैं अब 6ठे नंबर शब्द समीकरण को ध्यान से समझेंगे।
यहाँ पे देखिए सब समीकरण दिया गया है, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड इज गोइंग टू एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, ये सब समीकरण दिया गया है, आपको इसको संतुलित करना है। ये प्रश्न 2 नंबर का पूछेगा, कैसे पूछेगा, तो पूछेगा कि एल्युमिनियम जो है कॉपर क्लोराइड के साथ संयोग करके क्या बनाता है, तो आप बताइएगा कि एल्युमिनियम जो है कॉपर क्लोराइड के साथ संयोग करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है और कॉपर को विच्छेदित करता है। ठीक है, तो बहुत आसान सा प्रश्न है, आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यह सब समीकरण दिया गया है, इसका कंकाली समीकरण क्या होगा ध्यान से समझेंगे। एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है, Al होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है, तो Al होता है प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 होता है इज गोइंग टू एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 होता है प्लस कॉपर Cu होता है। समझ में आ गया? आपको जो है देख करके ये सब समीकरण देख करके आपको क्या करना है, कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण को लिखना। अब इसको संतुलित करना है, तो संतुलित जब भी समीकरण को संतुलित करते हैं तो हम लोग अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। तो इसमें अभिकारक ये है, तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कुछ भी नहीं थे, एक है तो एक कर दिए। ठीक उसी प्रकार CuCl2 यानी कॉपर की परमाणु संख्या कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब एक है। क्लोरीन का कितना है Cl, यहाँ पे 2 है तो 2 दे दिए। बात समझ में आ गया? ठीक उसी प्रकार उत्पाद में देखेंगे तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे Al है, इसमें कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक परमाणु है। Cl है, यहाँ पे देखिए 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। कॉपर में कितना है तो Cu है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। ये बातें समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3 है और यहाँ पे कितना क्लोरीन है 2 है, तो क्या करेंगे 3 तो होगा नहीं, अगर आप 2 से गुना तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्लोरीन 4 होगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। तो 3 में कॉपर से गुना करेंगे, 3 इसमें भी और इसमें भी, तो 3 से 1 में गुना करेंगे 3 आएगा, 3 गुना यहाँ पे 6 आएगा। ये बात समझ में आ गई? तो अब क्लोरीन कितना हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना है 3 ही है, तो यहाँ पे मुझे 6 आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो गई, यानी एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 2 हो गई और 3 गुना 6, यहाँ पे क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी हो गई 6 हो गई। बात समझ में आ रही है? इतनी बातें, चलिए आशा करते हैं कि आपकी बात समझ में आ गई। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 6 हो गई और यहाँ पे भी क्लोरीन की परमाणु संख्या 6 हो गई। यहाँ पे कॉपर कितना हुआ 3 हुआ, लेकिन यहाँ पे कॉपर कितना है 1 है, तो आप यहाँ पे भी क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे कॉपर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अभी बराबर हो गया। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम 2 है, लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम 1 ही है, तो आप यहाँ पे कितना से गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो 2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आशा करते हैं कि आपको इस अनुमान विधि के माध्यम से ये बातें समझ में आ गई। सब इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे कि जो कंकाली समीकरण है उसको देख करके उतार देंगे और जहां जहां गुना किए हैं वहां वहां उस चीज को बैठा देंगे। जिस जिस अंक से आपने गुना किया है आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे 2 से गुना किए हैं तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3 से गुना किए तो 3 लिख देंगे, यहाँ पे 2 से गुना किए तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3 से गुना किए तो 3 लिख देंगे। हो गया भाई संतुलित। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पे भी एल्युमिनियम 2 हो गया, कॉपर 3 है तो यहाँ पे भी कॉपर 3 हो गया, क्लोरीन 3 गुना 6 है तो 3 गुना 6 हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करना समझ में आ गया है। अब कितना भी भारी आपके सामने, कितना भी भारी एग्जाम में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आएगा तो आप आसानी से अब बना सकते हैं। हमको लगता है कि आपने जो है ये सभी चीजें समझ ली हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप उसको उतार सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख गए हैं। मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे जो है जरूर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख गए हैं, आशा करते हैं। चलिए, तो बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो आज का वीडियो का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। सभी बच्चे जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप के देखने का प्रयास किए होंगे, मुझे विश्वास है, मुझे आशा है। और आप जरूर, अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये बातें समझ में आ गई है। इसका और भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर और जो भी प्रश्न है और इसका संतुलित करने का समीकरण का वीडियो बना दीजिए, तो हम बना देंगे। ठीक है, तो अभी आप जो है रासायनिक समीकरण में पार्ट 4 में सीरीज 4 में आपने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा। आशा करते हैं कि आप सभी को आप जरूर सीख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और रासायनिक समीकरण का एक और वीडियो हम आपको कल देंगे, ठीक है, संतुलित करने वाला। तो हम जितने भी समीकरण को संतुलित करने वाला वीडियो दे रहे हैं ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, और ये सब प्रश्न जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। तो आप जरूर पूरे वीडियो को बिना स्किप पे देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं और आपको अच्छा भी लगा होगा आज का वीडियो। तो इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों, सभी दोस्तों में तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।